नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जतिन एडू ग्रुप। तो कल जहां पे हमने कहानी को छोड़ा था, आरंभिक नगर, हमने इसकी शुरुआत कर दी थी और यहाँ पे दो बच्चे जसपाल और हरप्रीत की आपस में ये चर्चा होती है और वो एक पुराने खंडहर महल को देख करके विचार करते हैं और कहते हैं कि ये तो भुतहा महल है और इसको तो मंत्री जी को कहकर प्रिजर्व यानी कि सुरक्षित करवाना चाहिए। और इसके विषय में हमने जाना था कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, वही एकमात्र ऐसी सरकारी संस्था है जो ऐसी ऐतिहासिक चीजों को जैसे पुरातात्विक खोजों से खोजे करना, उत्खनन कार्य कराना और पुरातात्विक जो स्ट्रक्चर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको सुरक्षित रखने का कार्य भी यही संस्था करती है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए हमने जाना था कि हम उस इतिहास के उस झरोखे की चर्चा करेंगे जहाँ पे लोग आपस में रहना शुरू किए, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे करके एक सामाजिक रूप से व्यवस्था बननी शुरू हुई और वो भारत में सबसे प्रथम रूप से हड़प्पा सभ्यता के काल में हुई। हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में जाना कि अगर 1750 ईसा पूर्व, यानी कि कह सकते हैं कि ये वो कालखंड था जो कार्बन डेटिंग के द्वारा बताया जाता है। लगभग इसके आसपास के ही डेटे निकल के आधे से 2500 से 1900 हो सकता है, यही तारीखें रहेंगी। अब हम हड़प्पा की कहानी से इसको शुरू करेंगे। जैसा कि एनसीईआरटी की बुक्स कहती हैं, पहले एनसीईआरटी के पैराग्राफ और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट बोर्ड पे नोट किए जाना और उसको फिर उसी सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हड़प्पा की कहानी अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो ये आज से 150 साल पहले की बात है। इसको ऑब्वियसली जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे 100 साल बीत जाएंगे या हाफ सेंचुरी भी हो जाएगी, तो हम उसको और डेट को आगे बढ़ा देंगे। बाकी हम इसको लगभग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके आसपास की ही संख्या रही है। तो 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। पूरा स्थल का मतलब है एक ऐसा स्थल जो पुरातन काल में था, यानी कि बीते समय में था, ऐसा पूरा स्थल मिला। और जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जैसा मैंने आपको कहा कि हड़प्पा सबसे पहले जो खोज हुई थी और वो हड़प्पा सभ्यता की हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो कि 1921 दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ये डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी, यह सोचकर वह हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। अब उन किसी भी किसान को, किसी भी साधारण व्यक्ति को तो ये अंदाजा तक नहीं कि भारत जिस सभ्यता की धरोहर है, उस सभ्यता की वो ईंटें उखाड़ के लेके जा रहे हैं। उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं कि जिस ईंट को वो बेहतर ईंट माना, क्योंकि वो ये ईंटों को एक सही डायग्राम में, सही रेशियो में बनाया जाता था और कच्ची पक्की दोनों प्रकार की ईंटें उपलब्ध होती थी। जल निकास प्रणाली बहुत ही फेमस थी हड़प्पा सभ्यता की, जिसको आज हम अपने पास इम्प्लीमेंट होता हुआ देखते हैं। तो इस तरीके से यह सोचकर कि हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी 1921 दयाराम साहनी और इनके द्वारा की गई खोज हड़प्पा। स्थल। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले जो सभी नगर हुए, वो इमारतें या सारे स्थल, उनको हड़प्पा सभ्यता की खोज में शामिल किया गया। और ये 1700 साल पहले हुआ। 1700 साल नहीं, हम इसको कार्बन 14 डेटिंग के अकॉर्डिंग 2500 से 1750 बोलते हैं।
तो हम इसका कार्यकाल हड़प्पा स्थल का, जिसके कई नाम हुए, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो को लेकर एक सिनेमैटिक फिल्म भी बनी हुई है ऋतिक रोशन के द्वारा, जिसमें आप देखते हैं कि उसमें वह हड़प्पा स्थल को, मोहनजोदारो की एक सभ्यता को कैसे विकसित होते हुए पाते हैं और कैसे उसका अंत होता है। इसके अंत को लेकर इतिहासकार, पुरातत्वविद अभी भी उलझन में हैं कि सच में ये अंत बाढ़ से हुआ था या फिर आपस में विद्रोह से हुआ था। ये किस को क्या महत्वपूर्ण वजह रही, क्या वो पलायन कर गए, उस जगह को छोड़कर चले गए। तो बहुत से विचार उपलब्ध होते हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन कोई सटीक थ्योरी अभी भी नहीं है कि सच में क्या हुआ था, क्योंकि वो एक उसकी लिपि ही, जो लिखावट मिली है, जो हमें वहां पे मोहरें मिली हैं, उन पे जो उकेरे गए शब्द हैं, उनका अर्थ अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। तो ये समस्या आ गई। और हड़प्पा सभ्यता, इसका हम जो कार्यकाल बोलते हैं वो 1700 ईसा पूर्व से 2500 से 1750 चलो, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व का कार्यकाल माना जाता है। अब उससे आगे के विषय के ऊपर पढ़ते हैं कि इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। तो प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि वह ऐतिहासिक स्रोत का एकमात्र बचा साक्ष्य होता है। क्योंकि अगर हम बात करें 2500 साल पहले की, तो 2500 साल पहले कोई व्यक्ति, 25 साल पहले का कोई व्यक्ति आज जिंदा नहीं होगा जो हमें उस समय के इतिहास के बारे में कह सुनाए, कुछ बता सके। लेकिन हमारे पास आज पुराने समय के मौजूद खंडहर हो सकते हैं, उनमें उकेरी चित्रकारियां हो सकती हैं, और उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा उस समय बनाए गए स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जिनसे की जानकारी मिल सकती है उस समय के समाज की, उस समय के लोगों के विचार की। और लिखे गए कुछ पांडुलिपियां, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट हो सकती हैं। तो कितनी चीजें हैं जो उस इतिहास को बयां कर सकती हैं। तो उनमें एक ये पुरा स्थल भी है। तो इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, यहां से शुरू करेंगे। तो इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा। हम इसको दुर्ग और निचला शहर के नाम से जानते हैं। मोहनजोदारो में, हड़प्पा में ऐसे कई जगहें मिली हैं जहां पे ये अंतर देखने को मिलता है कि एक ऊंचे टीले पर बना शहर है, नगर है, और एक निचले टीले में बना शहर या नगर है, और वो बहुत विशाल है। कई कई तो ऐसे हैं जो बाउंड्रीज से घिरे हुए हैं, कई कई नहीं घिरे हुए। जहां दुर्ग बाउंड्रीज से घिरा रहता है तो निचला शहर नहीं, जहां निचला शहर है तो दुर्ग भी है। तो दोनों में ये असमानताएं अलग अलग तौर पे, अलग अलग स्थान पे बदलती दिखती है। लेकिन उछले शहर को, यानी कि जो ऊंचाई पर बना होता था, जिस तरह से ये, अगर ये ऊंचाई पर बना शहर है, किला है, तो हम इसे दुर्ग बोल देते हैं कि ऊंचाई पर बना है तो इसका नाम दुर्ग, और ये नीचे बना हुआ शहर है, नगर है, तो इसको निचला शहर बोल दिया जाता। तो नगरों की ये प्रकार थे कि 2 प्रकार से नगर बने गए थे। पश्चिमी भाग ऊंचाई पर था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, और जो कि निचले इलाके में था। जैसा मैंने कहा, दुर्ग छोटा था, ऊंचाई पर था, और निचला शहर थोड़ा ज्यादा था। अब ऐसे में इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद इस दुर्ग में शासक वर्ग रहा करता होगा। ठीक है, विशाल स्नानागार का मिलना, इसमें जो हम खाद्य संरक्षण है वो, उसके लिए बड़ा सा एक ऐसी स्थान जहाँ पे भोजन रखा जा सकता हो, ताकि वो बार बार यूटिलाइज किया जा सकता हो, दोबारा उसका उपयोग किया जा सकता हो। तो इससे ये कहीं ना कहीं लगा कि शासक वर्ग यहाँ, लेकिन शासक वर्ग के पूर्णतः प्रमाण नहीं मिलते। ये सिर्फ एक अंदाजा है।
लेकिन यह निचले ऊंचाई वाले भाग में था और पुरातत्वविदों ने नगर को दुर्ग कहा। मैंने नाम लिखा, जो ऊपर बना था उस नगर को दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला शहर कहा गया या निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों से बनाई जाती थी, पकी ईंटों से बनी थी और इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। तो कच्ची और पकी ईंटें मतलब कच्ची ईंटें क्या? कच्ची ईंटें वो जो सिर्फ सुखाकर बना दी गई, वो तैयार हो गई। पकी वो जो भट्टी में सुखाकर बनाई गई है, यानी कि आग में तपाकर बनाई गई है, तो वो मजबूती का आधार बनती है और आज भी सुरक्षित है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे दीवारें खूब मजबूत बनी रहे। कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदारो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे बहुत बड़ा तालाब था और जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। ठीक, तो मोहनजोदारो में भी ये व्यवस्था है और उसमें हम पाते हैं कि विशाल स्नानागार की भी चर्चा है। एक ऐसा स्नानागार जो बीच में बड़ी सी बाउंड्रीज है और चारों तरफ अलग अलग रूम्स सेटअप है जिसमें स्नान करने की व्यवस्था है। शायद स्नान करने के बाद चौक में आकर क्योंकि पूजा के भी कुछ साक्ष्य मिले, कुछ हवन के भी साक्ष्य मिले, तो माना जाता है कि ये स्नान करने के बाद अच्छे से शल्य क्रिया करने के बाद जब आते होंगे तब वो उस अनुष्ठान को पूरा करते होंगे, किसी खास प्रकार के अनुष्ठान को। जैसे कि पुरोहित का मिलना, पुरोहित की मूर्ति आपने देखी होगी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं और डेफिनेटली जानते होंगे, तो पुरोहित की एक टूटी हुई मूर्ति कला मिली होगी जो पासपोर्ट साइज जैसी, तो उसमें भी माना जाता है कि पुरोहित की व्यवस्था रही होगी। तो मिसाल के तौर पर मोहनजोदारो की बात करी हमने, इस विशाल स्नानागार, इस तालाब में बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि पानी ना बहे और इस सरोवर में दो तरह के उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। जो भी स्नानागार था कुछ इस प्रकार था कि यहां से भी नीचे उतरा जा सके, ठीक, और यहां से भी नीचे उतरा जा सके। तो दो तरीके से उस विशाल स्नानागार में सीढ़ियां बनाई गई और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था और शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता होगा। तो विशिष्ट नागरिक अवसर इसमें शामिल है। कालीबंगन और लोथल जैसे अन्य नगर हैं जिसमें अग्नि कुंड मिले और जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, जैसा मैंने अभी आपसे चर्चा की कि यज्ञ है ना, अनुष्ठान किए जाते होंगे, और ये कहाँ मिले? कालीबंगन और लोथल में अग्नि कुंड मिले, इनके साक्ष्य। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार घर मिले हैं। जब भी हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो हमें हमेशा याद रहने चाहिए, कंठस्थ रहने चाहिए। जैसे कालीबंगन, लोथल गुजरात में, ठीक है, कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये कुछ नाम है, लेकिन विशेष रूप से इनको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैप में आप देख सकते हैं कि लोथल है, सुरकोटदा, धोलावीरा, चौहुदो, सोतकाकोह, मोहनजोदारो सिंधु नदी के आसपास, और इसके बाद कालीबंगन, राखीगढ़ी, ठीक है, हड़प्पा जो कि रावी नदी पर स्थित है, उससे ऊपर चेनाब और उससे ऊपर झेलम। भवन और नाले और सड़कें, निर्माण व्यवस्था बहुत अनोखी, बहुत ही अद्भुत और अलग प्रकार की। अगले विषय में अगला टॉपिक जो है वो ये कि भवन, नाले और सड़कें, यानी कि कैसे एक घर का निर्माण, नालों का या सड़कों का निर्माण होता था। तो इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था
और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, पूरा एक बड़ा, जिसमें कि पूरा एक आदमी घुस सकता था, ऐसी व्यवस्था थी। यहाँ तक रोकते हैं और कल हम इसको नगरीय जीवन के बारे में पढ़ेंगे। अब तक क्या प्रमुख रूप से कुछ विषय जो अब तक हमने जाने कि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जो हमारे भारतीय इतिहास में सबसे प्रमुख रूप से, सबसे प्रथम तौर पे सभ्यता के तौर पे जिसे जाना गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ जानने वाली ये है कि हमारी यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। जबकि देखा जाए तो हम ग्रामीण सभ्यता से उठकर नगरीय सभ्यता में आते हैं, ऐसा हमारे अनुभव में आता है कि पहले गांव बसे थे, फिर वो गांव से अब नगर, नगर से शहर, इस तरह से हम डेवलप कर गए। लेकिन एक्चुअल में सबसे पहली सभ्यता जो थी, जो ग्रामीण से भी पहले नजर आती है, जैसे गंगा घाटी द्वार पे हम ग्रामीण सभ्यता मिलती है, उससे भी पहले सभ्यता वो है नगरीय सभ्यता। तो जब भी आप हड़प्पा सभ्यता का नाम लेते हैं तो आप जानते हैं कि हड़प्पा को नगरीय सभ्यता बोलते हैं, ना कि ग्रामीण सभ्यता। नगरीय क्यों? क्योंकि एकदम विकसित, यहाँ पे सड़कें ग्रिड पद्धति पे आधारित है। ग्रिड पद्धति क्या होता है? तो ग्रिड पद्धति मैंने बताया था, बिल्कुल चौराहा बनता है इसमें और मकान के कुछ इर्द गिर्द इस तरह बसे होते हैं ताकि गली की व्यवस्था बनी रहे और सूरज के रोशनी आती रहे। और यहाँ पे नाली की व्यवस्था इतनी सुंदर, ठीक है, जिससे कि पानी रुके नहीं, यानी कि स्वच्छता का भी बड़ा ख्याल रखा जाता था। और इतनी वेल मेंटेन व्यवस्था थी कि हर कोई अच्छे से रह पा रहा था। और सिंधु घाटी द्वार पे बसी थी तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। तांबा और स्टील कांसा को मिलाकर के बर्तन एवं उसके पात्र बनाए जाते तो ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती। और हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल हुआ यहाँ पे दयाराम साहनी द्वारा 1921 में, तो हड़प्पा सभ्यता। और मोहनजोदारो 1922 राखलदास बनर्जी द्वारा। और ये क्या है, ये इसमें थोड़ा और डीप में उतरेंगे ना, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बहुत महत्वपूर्ण होगा। नॉर्मल एग्जाम नहीं, एक ऐसा गवर्नमेंट कंडक्टिंग एग्जाम है ना, कॉम्पिटिटिव, उसमें उसके लिए हमें इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन की जरूरत होगी। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, वो भारत में कब आया, कब इंट्रोड्यूस हुआ, किसने किया, फिर कनिंघम का भ्रम इसमें क्या था। कनिंघम पहले डायरेक्टर जनरल, उनका मानना था कि भाई हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं तो मिली खोज में और ऐसे पुरातात्विक सिक्के भी मिले, कुछ पात्र भी मिले टूटे हुए, तो वो मान नहीं रहे थे, इस बात को यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनके द्वारा पढ़ा गया इतिहास ऐसा था कि नगर या ग्रामीण सभ्यता बसनी, यानी कि लोगों का बसाव ही सबसे पहले गंगा घाटी के आसपास हुआ। उस तरफ तो वो ये मानते ही नहीं थे, तो इनका भ्रम था जो कि बाद में स्वयं टूट गया। और इतिहास में ये साबित हो गया कि हाँ, भारत में भी सबसे पुरातन सभ्यता थी और वो भी ग्रामीण नहीं थी, वो नगरीय थी, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम इसमें इस बात की चर्चा करते हैं कि नगरीय व्यवस्था अभी हम तक हमने जो पढ़ी कि यहाँ पे नगरीय व्यवस्था बनी हुई थी। नगरीय व्यवस्था कैसी थी? तो यहाँ पे दुर्ग थे और निचला शहर था। एक ऊंचाई पर बसा हुआ टीला था और एक नीचे बसा हुआ नगर था। वो थोड़ा बड़ा था, दुर्ग पे बसा हुआ थोड़ा छोटा था। अब इससे एक कंपैरिजन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं शासक वर्ग का दबदबा था और शासक वर्ग के पुख्ता सबूत नहीं मिलते कि हाँ, जिससे पता चलता हो कि शासक वर्ग यहाँ पे चल रहा होता, यहाँ पे शासन चल रहा था, कैसा सौहार्द था। क्योंकि क्लियरिटी मिलनी तो तब साबित होती यदि किसी भी तरह से उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ लिया गया होता। हड़प्पा सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ लिया गया होता, लेकिन वो अभी भी अनडिकोडेड है, अभी भी डिकोड नहीं की जा सकती। फिर भी जितना उसमें जानने समझने को मिला पुरातत्वविदों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा, उन्होंने इतना तो कंक्लूजन निकाला कि नगरीय व्यवस्था थी, यहाँ पर दुर्ग थे, निचला शहर था। हो सकता है उनको वो दुर्ग ना कहते हो, लेकिन जब इतिहासकार किसी चीज की खोज करते हैं तो उसका नामकरण करना बहुत जरूरी है ताकि पहचान बनी रहे, उनकी इंडिविजुअलिटी बनी रहे। नामकरण नहीं होगा तो पहचान ही नहीं हो पाएगी कि एक्चुअल में इस चीज को क्या कहा जाए।
और फिर विशाल स्नानागार की भी चर्चा करी हमने कि विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई, जहाँ पे शायद ये अनुष्ठान वगैरह होते थे विशेष स्थिति में। अभी हम इसको यही रोकते हैं और अगली वीडियो में, इससे पहले में मैंने तो यही चर्चा की थी कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कैसे इसमें इंटरेस्ट दिखाया जाए। एक्चुअल में अभी एकदम से बहुत सारे डेटा, बहुत सारे फैक्ट्स पे नहीं उतरना है। अभी तो सिर्फ एक इंटरेस्ट बिल्ड करना है कि ताकि विषय के प्रति रुझान बढ़े। जब रुचि जागेगी तो एक एक विषय का ठहराव होगा, वरना ठहराव होगा ही नहीं, हम रुकेंगे ही नहीं। हमें बहुत जल्दीबाजी होगी कि फटाफट चैप्टर को क्लोज किया जाए, यानी कि चैप्टर को खत्म करने, हर चीज को खत्म करने के विचार में रहेंगे, ना कि इस बात में कि जितना भी ये चला, जितनी भी देर ये चला, उस विषय में हमें क्या जानने को मिला। वो बिना इंटरेस्ट के पॉसिबल ही नहीं। तो मैंने कोशिश की है कि हड़प्पा सभ्यता को इस तरह समझाया जाए जिससे एक इंटरेस्ट बिल्ड हो और उसको उसके वास्तविक रूप में समझ सके। किताबी शब्द जो होते हैं उनको पढ़ने मात्र से तो ज्ञान नहीं मिलने वाला, लेकिन उनको पढ़ने के बाद, उस पर अध्ययन मनन करने के बाद वो क्या लिखा था, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, वो समझना आसान हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए तो हो नहीं सकता, खाली पढ़ते रहने से नहीं हो सकता। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल मैंने बता दिया 2600 से 1750 ईसा पूर्व, लेकिन फिर से ये कालखंड कार्बन 14 डेटिंग का है। 2500 से कहीं 1900 मिल सकता है, इस तरह डेट वेरी कर सकती है, लेकिन रहेगी इसके आसपास ही। फिर हड़प्पा सभ्यता पहला खोजा गया स्थल था, उसके बाद मोहनजोदारो खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, मोहनजोदारो सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं और कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ऐसे कई नामों से इसको संबोधित किया जाता है और मुख्य नाम इतिहास में हड़प्पा सभ्यता ही है। हम इसको जब भी जानते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से ही ज्यादातर जान पाते हैं। जब भी कोई बोलता है हड़प्पा सभ्यता तो जान लेते हैं। और मोहनजोदारो अभी रिसेंटली भी फेमस हो गया कि मोहनजोदारो भी हो जाता है, बिकॉज उसके ऊपर हमने देखी है कि फिल्म बनी हुई है। और इस विशाल स्नानागार की चर्चा कर ली हमने। उचला शहर, निचला शहर, यानी ऊपर जो बना है वो दुर्ग, नीचे जो बना है वो निचला शहर, इसकी चर्चा कर। हाल हम इसमें और अच्छे से कैसे नगर भवन बनाए गए, कैसे गलियों की व्यवस्था थी, जल निकास व्यवस्था थी, वो सब हम कल इसको समझेंगे। और धीरे धीरे जितना बेहतर हो सकता है अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि हर बार आपको कंटेंट जितना बेहतर हो सकता है देने की कोशिश की जाए। बीच बीच में कई डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, पर ये जानते हुए कि वो डिस्ट्रैक्शन है, उस पर जितना काम कर सकता हूं उतना काम करूं, लेकिन हर डिस्ट्रैक्शंस को एकदम से टैकल करके उसको बायकॉट नहीं कर पाऊंगा। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा, चीजों को बेहतर सुधार करने के दिशा में कदम बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद।